हम क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हमने इसमें क्या पढ़ लिया था बेटा? हमने देख लिया था पुष्प की संरचना। पुष्प के संरचना के बाद हमने क्या पढ़ा था? पुष्प में नर जनन अंग। तो पुष्प का जो नर जनन अंग है वो कौन होता है? क्या बताया गया था आप लोगों को? पुंकेसर। क्या बताया गया था? पुंकेसर। तो पुष्प के जो है पुंकेसर होते हैं, उसको दूसरा नाम क्या जाना जाता है? लघु बीजाणु पर्ण के नाम से जाना जाता है। तो यानी आपने नर जनन अंग क्या पढ़ा था? पुंकेसर। और पुंकेसर का दूसरा नाम क्या है? लघु बीजाणु पर्ण। और मादा जनन अंग हमने क्या पढ़ा था? तो पुष्प का मादा जनन अंग कौन होता है? स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर को अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या था? गुरु बीजाणु पर्ण था। क्या था? गुरु बीजाणु पर्ण। ये हमने पढ़ लिया था। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया था? मादा जनन अंग और नर जनन। और हमें पढ़ना तो यही है ना, आपका चैप्टर ही कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी पौधों में जनन क्रिया कैसे होती है। तो जनन क्रिया के लिए क्या होना चाहिए? नर और मादा। और नर और मादा हमें मिल गए। अब हमें इनको क्या करना है? एक दूसरे को मिलाना है। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को मनुष्य के में बताया गया कि मनुष्य में क्या होता है? एक नर जनन अंग होता है और एक मादा जनन। नर जनन अंग किसको बताया गया था? कि पुरुष में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? टेस्टी पाया जाता है। और महिला में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी ओवरी पाया जाता है। ओवरी ओवम का निर्माण करता है और टेस्टी किसका निर्माण करता है? स्पर्म का। जब स्पर्म और ओवम एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है और उससे भ्रूण का निर्माण होता है और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति होती है। सेम वैसे ही प्रक्रिया इसमें होती है। इसमें क्या होता है? आपने देख लिया कि इसका जो है कि नर पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। यानी पुंकेसर यानी क्या बताया गया? क्या बताया गया? पुंकेसर को दूसरा नाम क्या जाना जाता है? गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु पर्ण। और इसमें क्या बताया गया? स्त्रीकेसर में इसको गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से जाता है। अब जो है आप लोगों को बताया गया था कि पुंकेसर किसका समूह होता है? शुरू में आपने पढ़ा था। यानी पुंकेसर के जैसे इसमें आपको बताया गया कि जो टेस्टिव होता है वो क्या? स्पर्म का निर्माण करता है। इसी प्रकार से पुंकेसर किसका? परागकण का निर्माण करता है। और इसमें जो है जो लघु ये गुरु बीजाणुपर्ण है, इसमें क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? तो स्त्रीकेसर यानी जब क्या होगा? और ये ओवम का निर्माण करेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? मिलेंगे तो इसके बाद से क्या होगा? अंकुरित क्रिया स्टार्ट होगी। तो हम देखते हैं कैसे होता है। हम सबसे पहले समझते हैं इसमें पढ़ना आज हमको क्या था? परागण। क्या पढ़ना था? परागण यानी पोलिनेशन। क्या पढ़ना था? पोलिनेशन। समझते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि पोलिनेशन कहते किसे हैं। ध्यान से परिभाषा आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद समझाते हैं। जब परागकण जो होते हैं, परागकण जो है आप लोग परागकण क्या होते हैं? परागकोश से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? परागकोश से निकलते हैं। जब परागकण परागकोश से निकलकर कहां पहुंचते हैं? बढ़ती काग्र पर पहुंचते हैं। जो उसका स्त्रीकेसर का भाग होता है कौन? बढ़ती काग्र। उस बढ़ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या समझे आप? बताया जा रहा है, बहुत ध्यान सुनो। जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। वह परागकोश से निकलते हैं और निकलकर वह जो है किसी भी माध्यम से, जैसे ध्यान दो, वह किसी भी माध्यम से, जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या है? ये परागकण है। क्या है? ये परागकण है। ये परागकोश है ना। इसी परागकोश से क्या करेंगे? इस परागकोश से
यहां पर ये परागकण निकलेंगे, क्या करेंगे, परागकण निकलेंगे, ये परागकण क्या होंगे, निकलेंगे। और ये परागकण निकलकर क्या करेंगे, ये किसी माध्यम से, चाहे हवाओं के माध्यम से या खुद ही उसी के अंदर जो है ये जो क्या होते हैं परागकोश होते हैं, ये खुद ही पहुंचा देते हैं, या हवाओं के माध्यम से या पानियों के माध्यम से या जीव जंतुओं के माध्यम से क्या होते हैं, यहां से निकलकर ये माध्यम मान लो ये मधुमक्खी है, क्या है, मधुमक्खी को ही मान लेते हैं। अब ये मधुमक्खी क्या की, यहां से लाई या हवा लेके आया, कुछ भी लेके आ सकता है, ये मधुमक्खी यहां से लाई और ये मधुमक्खी लाकर क्या करती है, उसको सीधे इस परागकोश को लाकर, इस परागकोश को लाती है, जो ये परागकोश है अपने पैरों में चिपका कर लाती है और लाकर क्या करती है, ये जो स्टिग्मा है इस पर लाकर क्या कर देती है, छोड़ देती है। देखें, यानी इसमें क्या होता है, तो परागगण किसे कहते हैं, यानी पोलिनेशन किसे कहते हैं, कि जो परागकोश है इस परागकोश से कौन निकलता है, परागकण निकलते हैं, क्या निकलते हैं, परागकण निकले। और ये परागकण के क्या हुआ, चाहे हवाओं के माध्यम से या मक्खियों के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हो, इसका एजेंट कोई भी हो सकता है, वाहक कोई भी हो सकता है, वो लेकर क्या करता है, यहाँ आता है और क्या करता है, दूसरे पुष्प के बढ़ते काग्र पर, स्टिग्मा पर लाकर क्या कर देता है, यानी पहुंचा देता है। पहुंचाने के इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। समझ में आया, यहां तक किसी को दिक्कत? तो एक चीज आपने समझ लिया कि इसमें कैसे परागण क्रिया होती है। अब ये परागकण जो है, ये परागकण जो है निम्न प्रकार के होते हैं, परागकण के प्रकार। अब हमको क्या पढ़ना है, परागकण के प्रकार। तो देखो, परागकण जो है निम्न 3 प्रकार के होते हैं। परागकण कितने प्रकार के होते हैं, निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है स्वपरागण, क्या कहा जाता है, स्वपरागण, यानी ये बताया गया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है स्वपरागण, और उसको अंग्रेजी में आप लिखना चाहो तो सेल्फ पोलिनेशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सेल्फ पोलिनेशन। जगह यहाँ पे कम है, ध्यान रखना। और दूसरा क्या है, दूसरे को कहा जाता है, दूसरा आप लिख सकते हो, इसको कहा जाता है सजातीय पुष्पी परागण। सजातीय पुष्पी परागण यानी जेनोगेनी कहा जाता है। क्या कहता है, जेनोगेनी। जेनोगेनी। और तीसरा होता है, तीसरे को कहा जाता है, नोट कर लेना, पर परागण। क्या कहता है, पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहता है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है ना। इसका हिंदी क्या बताया गया, स्वपरागण। क्या बोला गया, स्वपरागण। और इसको क्या बताया गया, सजातीय, क्या बताया गया, सजात पुष्पी परागण। पुष्पी परागण। और इसको कहा जाता है परपरागण। क्या कहा जाता है, परपरागण। परागण क्या है इसमें, सजात पुष्पी परागण। ये यहां तक समझ में आया, यानी ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब चूंकि इसको कैसे हम समझते हैं, एक जो है डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इसका परिभाषा तीनों का देने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो यहां तक की बात समझ में बताया जा रहा है। देखो ये है संरचना, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 पौधे हैं। जैसे पौधा कुछ भी हो सकता है, गुलाब भी हो सकता है, मान लो कि गुलाब का भी पौधा हो सकता है, आपका ये क्या नाम है, और अन्य भी पौधे हो सकते हैं जो पुष्पी पौधे हैं। इसमें होता क्या है कि स्वपरागण हमको समझना है कि स्वपरागण किसे कहते हैं। तो स्वपरागण में क्या होता है, आप देख रहे हो कि ये कोई एक पौधा है, इसमें क्या है, 2 पुष्प है। मान लो ये गुलाब ही मान लेते हैं, क्या है, गुलाब के पौधे है, और इसमें क्या है,
ये इसका वर्तिकाग्र है और ये क्या है, ये क्या है, परागकोश है। और इस परागकोश के अंदर क्या है, परागकण है। इसमें से परागकण निकलकर और इसके वर्तिकाग्र पर जब आ जाता है, यानी इसी पुष्प के क्या होता है, परागकण इसी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागण। समझ में आया? जैसे मान लो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया। अब इसी पुष्प के पौधे में देख रहे हो, एक डाली ये थी और एक डाली ये थी, दोनों डाली पर क्या हुआ, फूल लगा हुआ है। अगर इस पुष्प का, मान लो कि इस पुष्प का से ये क्या नाम है, परागकण निकलकर, मान लो यहां से परागकण निकलकर और दूसरे डाली के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस तरह के परागण को हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं, यानी जेनोगेनी कहते हैं। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत? तीसरा देखो, तीसरा क्या है कि इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक पुष्प है, एक पुष्प का पौधा है और उसी जाति का दूसरे पुष्प का पौधा है। जब इस जाति, यानी एक ही जाति का होना चाहिए, दूसरे जाति का नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये भी लाल गुलाब है और यहाँ पर एक पौधा, ये भी क्या है, लाल गुलाब है। अब इसमें क्या होगा कि इससे निकलकर, ये देख रहे हो ना, यहाँ से परागकण निकलकर दूसरे वाले पौधे के और जाकर क्या होते हैं, स्टिग्मा पर जब पहुंच जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण। तो आपको तीनों चीज समझ में आनी चाहिए कि जो आपको बताया गया कि परागकण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहले को क्या कहता है, स्वपरागण, दूसरे को क्या कहता है, पर परागण, और तीसरे को क्या कहता है, सजात परागण। ठीक है ना। तो हम एक एक को यहाँ से क्या करते हैं, अब इनमें स्वपरागण के पहले पढ़ते हैं। पहला हम क्या है, स्वपरागण, इसको पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे, सजात पुष्पी परागण, उसके बाद से पर परागण। इसमें किसी को दिक्कत है कि स्वपरागण किसे कहते हैं? अब हम देखते हैं कि जो स्वपरागण होता है बेटा, स्वपरागण के लिए जो है अनुकूलन कैसी होनी चाहिए, स्वपरागण के लिए अनुकूलन कैसी होनी चाहिए? भाई सीधी सी बात है, स्वपरागण पहला तब होगा कि जब पुष्प क्या हो, द्विलिंगी। क्या हो, द्विलिंगी, यानी उसमें नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। इसके बिना ये प्रक्रिया होना संभव नहीं। तो पहला आपने देखा कि उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों का होना क्या है, जरूरी है। दूसरा क्या होना चाहिए, समकालपकता, यानी एक चीज समझना पड़ेगा। दूसरा जो है पहले नोट कर लो, पहला लिखो कि द्विलिंगी होना चाहिए, दूसरा लिख लो, पहला बताया गया, ये ऊपर थोड़ा मिटा दें, इसे मिटा देना। हम बढ़ते हैं, क्या है सेल्फ-प्रोडक्शन? देखो, स्वपरागण के लिए अनुकूलन कैसा होना चाहिए, यानी स्वपरागण क्रिया कब होती है, इसके लिए किस तरह की अनुकूलन होनी चाहिए। तो देखो, पहली चीज क्या होनी चाहिए कि स्वपरागण तभी होगा जब वो पौधा क्या होगा, जब वो पुष्पी पौधा क्या होगा, द्विलिंगी होगा, यानी उसका पुष्प क्या होगा, द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी का मतलब यह है जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, तब क्या हो पाएगा, यानी स्वपरागण क्रिया संभव हो सकता है। स्वपरागण का प्रश्न है ना कि उसी पुष्प का क्या होता है,
परागकण निकलकर उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यही ना आपको बताया क्या? तो ये बताओ कि जब एक ही पुष्प में जब तक क्या हो, नर जनन अंग और मादा जनन अंग नहीं होंगे तो ये क्रिया संभव हो पाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए उसको द्विलिंगी होना क्या है? जरूरी है। दूसरा देखते हैं, समकालत्वता क्या होती है, यानी होमोगेनी किसे कहा जाता है? होमोगेनी का मतलब समझो, ये एक नया शब्द आया है। इसका मतलब ये होता है, जब हम इसके बारे में ध्यान देंगे तो इसमें जो स्त्रीकेसर होता है और क्या पुंकेसर, ये शब्द से समझो समकालत्वता, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित समय में जो उसमें नर जनन अंग पुंकेसर है और जो मादा जनन अंग क्या है? स्त्रीकेसर है, ये दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए। बात समझ में आई? यानी दोनों मैच्योर नहीं होंगे। जिसे मान लो कोई लड़की 18 साल की है और 6 साल का लड़का है, तो ये बताओ दोनों के अगर उनका आपसी संबंध होता है तो उनसे औलाद होगा? बच्चा तो परिपक्व ही नहीं है। दोनों जब तक परिपक्व नहीं होंगे तब तक ये संभव है। तो पहला क्रिया क्या होना चाहिए? दोनों जो नर और मादा दोनों क्या होने चाहिए? परिपक्व होने चाहिए। यानी स्त्रीकेसर और पुंकेसर एक ही समय पर दोनों का परिपक्व होना जरूरी है। इस पुष्प में मान लो पुष्प है तो पुष्प के अंदर जो क्या है? परागकण है और जो वर्तिकाग्र है। जब दोनों एक समय पर क्या होंगे? परिपक्व होंगे, तभी स्वपरागण क्रिया क्या हो पाएगी? संभव हो पाएगी। ठीक है ना? दोनों को एक साथ होना चाहिए। तीसरा क्या है, यानी आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? उन्मीलित परागणीय पुष्प यानी क्लिस्टोगैनी। ये क्या होता है? क्योंकि शब्द थोड़ा कठिन आ रहा है लेकिन इसे तोड़ के बताना पड़ेगा। देखो, उन्मिली किसे कहते हैं? उन्मिली कहा जाता है बंद पुष्प को। मान लो आप कई बार देखते हो कि फूल पूरा खिला नहीं होता है, वो बंद ही होता है, ऊपर से उसके क्या होते हैं? जैसे ये मान लो कोई पुष्प है और ये पुष्प का कौन सा भाग है? ये इधर आप देख रहे हो, मान लो ये इसका आपने देखा कि पुंकेसर भी तैयार है और क्या है? वर्तिकाग्र भी तैयार है। अगर ये पुष्प क्या हुआ? इधर से ही ऐसे क्या है? बंद है। ये बंद पुष्प है और बंद पुष्प के अंदर ही क्या हो रहा है? स्वपरागण क्रिया होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? यानी अब इसी ये खुला भी नहीं, इस पे बाहर से किसी दूसरे का आने का संभावना नहीं है। और ये क्या हो रहा है? वहीं पर ये बंद है और इसके अंदर ही अंदर क्या हो जा रहा है? स्वपरागण क्रिया होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? उन्मिलित परागणिक पुष्प कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? तो यही तो आपको लिखा है कि बंद पुष्प को क्या कहा जाता है? अनुनियमितता कहा जाता है या क्लिस्टोगैमस कहा जाता है। और यही अगर ये क्या है? खुला हुआ पुष्प है तो उसको उन्मूल कहा जाता है। ये भी ध्यान रख लेना। अगर ये पुष्प की पंखुड़ियां क्या हो गई हैं? खुल गई हैं, और तब ये क्या कहलाएगा? उन्मूल कहलाएगा। यानी कर्मो चैमो गैमस कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये बात तीसरी आपको समझ में आ गई। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि कौन ऐसे पुष्प हैं जिनमें उन्मिलियता की प्रक्रिया संभव होती है। यानी बंद पुष्प के ही अंदर ही क्या हो जाता है? स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। तो इसमें गुलमेहदी आता है। गुलमेहदी का पौधा देखे हो। इसके बाद से परचूलाका आता है और कोमिलीन आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आपको नोट करना पड़ेगा और इसको याद भी करना पड़ेगा। ये किस में आ जाते हैं? यानी ये बंद ही होते हैं। एक चीज ध्यान रख लेना, इसके पुष्प बंद ही होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। लोग नहीं कहते हैं
कि बाबू तो अभी लड़का दिखाई देता है और अंदर अंदर वो जवान हो जाता है। देखियो ना, वही प्रक्रिया किसका है? इस पुष्प का है। यानी दिखने में क्या होता है? बच्चा होता है, लेकिन अंदर अंदर क्या हो जाता है? जवान। ठीक है, और उसके अंदर ही अपनी प्रक्रिया को क्या कर लेता है? संभव। चौथा जो है कलिका परागण। कलिका परागण क्या है बेटा? आप देखना, कली, कली का मतलब क्या होता है? कली पुष्प का जो है सबसे नाजुक भाग होता है। सबसे नाजुक भाग का मतलब क्या है? वो बेचारा बाल अवस्था में होता है, बच्चा होता है, और अभी बहुत बच्चा है, परिपक्व भी नहीं हुआ है। आप उसी में 100 परागण कर लिया, कलिका के अंदर ही क्या कर लिया? 100 परागण क्रिया कर लिया। यानी जैसे बच्चा ही है और जवानों वाला काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? जो जवान लोगों को करना चाहिए वो काम ये क्या कर लेता है? बाल अवस्था में पूरा कर लेता है। तो कलिका परागण क्या है? बाल अवस्था में ही कलिकाएं क्या होती हैं? 100 परागण क्रिया कर लेती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कलिका परागण कहते हैं। और इसमें कौन आ जाता है? गेहूं आ जाता है, धान आ जाता है। जो गेहूं और धान का जो है वो देखना, उसकी कली निकलती है और उसी में क्या हो जाता है? वो 100 परागण करके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? परागण के लिए अनुकूलन। हमने देखो 100 परागण किसे कहते हैं मैंने बता दिया। 100 परागण के लिए जो है अनुकूलन कैसी होनी चाहिए इसको मैंने समझा दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट जो है, हम जब इसको पढ़ लिए तो अब हमको पढ़ना है 100 परागण से लाभ क्या है। अब हम देखते हैं कि 100 परागण के लाभ कौन कौन से हैं। तो 100 परागण के लाभ जो है निम्नलिखित है। क्या क्या लाभ है? यानी आपको पढ़ना है एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। कहीं लिख दे, इसे मिटा दे। चलो इसको मिटाते हैं। सौ परागण के लाभ क्या है? क्या पढ़ना है? यानी एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। 100 परागण के लाभ क्या है? हमने देख लिया कि भाई 100 परागण का अनुकूलन कैसा होना चाहिए, उसके लिए कैसी परिस्थितियां होनी चाहिए, परिस्थितियां आपने पढ़ लिया। अब 100 परागण से लाभ क्या है? तो 100 परागण से लाभ जो है निम्न है, जिसमें आपको पहला लिखा गया है कि यह सरल होता है। आपने देखा कितना आसानी से एक ही पुष्प में से क्या होता है? 100 परागण क्रिया हो जाती है, या एक पुष्प के दूसरे डाल के पुष्प में चला जाता है। आपने देखा ना 100 परागण क्रिया जो है, यानी एक ही पुष्प में से क्या होता है? उसी में से परागकण निकलता है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है? बहुत सरल। दूसरा हम देखते हैं परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, इसलिए इनमें परागकण कम संख्या में आवश्यक होती है। इसमें क्या होता है? अब ये देखो कि मान लो यहीं से निकल के यहीं पे जाना है, दूर हवाओं के माध्यम से नहीं जाना है, तो इस पुष्प को क्या करना होता है? ज्यादा ऊर्जा यानी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। उसको परागकण को बहुत बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पास ही से क्या होता है? पास से पास ही में जाना होता है। तो कम परागकण भी होता है तो वह क्या कर लेता है? 100 परागण की क्रिया पूरा कर लेता है। तो इसमें जो है जो परागकण बनते हैं वह परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, इसलिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है? कम परागकणों की आवश्यकता पड़ती है और पुष्प को ज्यादा ऊर्जा खपत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो ये 2 पॉइंट आपने समझ लिया। तीसरा देखते हैं, पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, हानिकारक जन जाति नहीं आते हैं। अब एक बात बताओ, जब एक सिंपल सा अब उदाहरण तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकता हूं। आप लोगों ने देखा है शादी विवाह जो होती हैं, तो शादी विवाह में अक्सर जो है अपने ही जात में लोग विवाह करते हैं। ये यहाँ जाति से मतलब हमको उससे है, क्या नाम है, जैसे जो वर्ग बांटे गए हैं अपने यहाँ, समूह बांटे गए हैं। तो जब समूह से समूह में विवाह होता है तो उनके बच्चे, और जब एक समूह से दूसरे समूह में विवाह किया जाता है तो उनमें बहुत अंतर पाया जाता है। देखना, ब्राह्मण का जो है अगर दुबे है तो दुबे में विवाह नहीं होगा, तिवारी है तो तिवारी में विवाह नहीं होगा। उनको ऐसे विवाह नहीं करने से जानते हो फायदा क्या होता है? उनको फायदा ये होता है
कि उनमें जो है परिवर्तन आता है और उनके बच्चे जो है तेज दिमाग के होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी जातियां जिनमें विवाह क्या होती है, उसी में से उसी में होता रहता है, तो उनमें कोई ज्यादा विकास नहीं होता है, जैसे पहले थे वैसे ही चले जाते हैं। थोड़ी बहुत क्या होती है, हल्का फुल्का परिवर्तन आता रहता है, उससे ज्यादा नहीं आता। इसमें क्या होता है कि अब जब एक ही पौधे से, मान लो एक ही पुष्प से, उसी पुष्प से क्या निकला, परागकण निकला, और परागकण निकल के क्या हुआ, उसी के वर्तिकाग्र पे पहुंचा, तो दूसरे को तो आने नहीं दिया, तो दूसरे को नहीं आने देगा, तो उसमें जो है किसी दूसरे का जीन पहुंचने की संभावना 9 के बराबर हो जाती है। तो इसमें जो है उन पादपों में शुद्ध वंश क्रम बना रहता है, यानी उनका वंश क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एकदम शुद्ध बना रहता है। यानी एक ही माता पिता के होते हैं, उनमें कोई टेंशन करने वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो उसमें हानिकारक जीन जाने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि अगर ये यहां से उड़ के दूसरे माध्यम से दूसरे तक पहुंचता तो उसमें हानिकारक जीन जाने की संभावनाएं हो सकती थी। इसमें हानिकारक नहीं जाता है, इसलिए एकदम क्या होता है, इसके वंश शुद्ध होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट है, पुष्प में मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। मकरंद क्या है, मकरंद देखो, इसको एक, जैसे मकरंद क्या है कि पुष्प जो होते हैं ना, तो पुष्प के अंदर जो है एक तरल पदार्थ स्राव होता है, और वह तरल पदार्थ क्या करता है, एक भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भोजन का। और वह भोजन जो है पौधों के लिए नहीं होता है, वह कीड़ों मकोड़ों को जो है अपने तरफ आकर्षित करने के लिए वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। और उस भोजन को क्या करते हैं, उसी भोजन के लिए आते हैं। और दूसरा जो है एक चीज और होता है, वह पौधे पुष्प जो है आकर्षण इसलिए बनते हैं कि वह दूसरे कीड़ों को अपने तरफ क्या कर सके, लुभा सके। क्या करें, यानी बेचारे सज संवर के तैयार इसलिए होते हैं कि दूसरे को क्या करें, लुभाएं। क्या करें, लुभाएं। तो पुष्प सज संवर के तैयार इसलिए होता है कि पुष्प को लुभाएगा। अब पुष्प को दो फायदा दिखाता है, एक तो अपने अंदर खुशबू भी पैदा कर लेता है, तो खुशबू की तरफ से आते हैं। दूसरा क्या होता है, सज धज के तैयार रहता है। भौरे जो ये होते हैं, तितलियां वगैरह होती हैं, उसके सजावट की तरफ मुंह में फंस जाती हैं और सीधे कहाँ चली जाती हैं, उन पे चली जाती हैं। तीसरा जो है अपने पास बुलाते हैं और उपहार भी रखे होते हैं। उपहार में क्या रखे रहते हैं, उनके लिए भोजन, मेरे पास आओ और भोजन भी करो, एंजॉय भी करो और जाओ। जैसे ही वो भोजन करने के लिए आते हैं, जब वहां पे जाते हैं तो वहीं से परागकण उनके पैरों में निकल के क्या होता है, चला जाता है। और जब वो दूसरे पुष्प के किस पे बैठते हैं, वर्तिकाग्र पे बैठते हैं, तो वहां जाकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो पुष्प इसलिए होते हैं, लेकिन वो तो पर परागण में होगा ना, वो तो पर परागण में हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, हम 100 परागण पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है पुष्प में मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। मकरंद की आवश्यकता क्यों नहीं होती है भाई, इनमें जो है किसी कीड़े उड़े को अपने तरफ आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद ही सारा काम कर ले रहा है, किसी की जरूरत ही नहीं दे रहा है, तो इसमें इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये मकरंद निर्माण कहाँ होता है, तो जहां से आप लोग देखेंगे पुंकेसर निकला होता है ना, जैसे मान लो ये पौधे का ये वाला भाग है ना, यहां से ये देखो, यहां से आपका क्या होता है, ऐसे पुंकेसर निकला होता है। क्या होता है, यहाँ निकला होता है ना, तो यहां पर भी निकला होता है। अब यहाँ वाली जो भाग होती है, ये वाली जो भाग होती है, यहीं पे मकरंद का क्या होता है, निर्माण होता है। यह एक प्रकार का रासायनिक तरल पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है। और ये स्राव जो है कीड़े मकोड़ों के लिए किसकी क्या चीज होती है, भोजन होती है। इसी को तो ले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं मधुमक्खियां, अपने छत्ते में क्या करती हैं, भरती हैं, अब बाद में उसका हम लोग लाभ लेते हैं। वो क्या होता है, यही तो होता है। तो इसमें जो है आपको बताया गया
आपने एक चीज देख लिया कि इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई पूछ दिया कि बताओ कि क्यों जो है स्वपरागण में जो है मकरंद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो सीधी सी बात है कि वो अपना जो है परागण की क्रिया स्वयं कर लेता है, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए इसमें अगर देखोगे तो ये बहुत अपने आप को सजने धजने की जरूरत भी इसको नहीं पड़ता है। अच्छा ये बताओ, जिसके पास खुद ही सब कुछ हो रहा हो तो उसे बहुत सजने धजने की जरूरत है। सजने धजने की किसको जरूरत है? जिसको जो है अपने तरफ दूसरे को क्या करना है, खींचना है, तो इनको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अब हम पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, इनका लाभ, अब इनकी हानि क्या है ये पढ़ लेंगे तो ये स्वपरागण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये अब 3-4 हेडिंग के माध्यम से हम देख लेते हैं इनकी हानि क्या है। ठीक है, तो स्वपरागण की हानि बेटा बिल्कुल थोड़ा सा देखो। अब हम पढ़ते हैं परागण से हानियां क्या है। तो आपने लाभ देख लिया कि स्वपरागण से लाभ क्या है। अब स्वपरागण से हानि क्या है ये देख लेते हैं। बताया गया स्वपरागण को अंग्रेजी में क्या कहता है जी, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। इसमें देखो बेटा, पहली क्या होती है कि पादप के विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जब एक चीज बताओ, एक ही चीज को बार बार यूज किया जाए, बार बार यूज किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो विकास करेगा नहीं करेगा। आप एक सिंपल सी बात, जैसे रोज एक ही खाना खा रहे हो, एक ही खाना खा रहे हो, एक ही खाना खा रहे हो, ऊब नहीं जाओगे और आपको खाने की हिम्मत होगी तो आपका शरीर विकास करेगा नहीं। अगर वही पर डे डिश चेंज कर करके खाते हो तो आपको खाने में क्या होगा, संभावनाएं बढ़ जाएंगे। जब संभावनाएं बढ़ेंगी तो आपको क्या होगा, भूख ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक ही चीज वही प्रक्रिया बार बार होती है, बार बार होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो है विकास की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरा देख लो, पादपों में उत्पादकता कम होती है। जब उसका विकास ही नहीं होगा, जब विकास कम होगा तो ये बताओ उसमें उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे एक ही गेहूं को हम बार बार खेत में बो रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, उसमें विकास कम होगा और उसकी पैदावार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी कोई आप देखते हो कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वही रह जाता है, उसमें कोई विविधता देखने को नहीं मिलता है। अगर मान लो बौना है, बौना से शुरू हुआ तो जीवन भर बौना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक सिंपल सी बात बताओ, एक ही परिवार में विवाह हो रहा है, काले काले सब हैं, आगे उसको पीढ़ी चेंज नहीं की जा रही है तो सारे बच्चे क्या होते जाएंगे, काले काले होते जाएंगे। छोटे अगर बौने हैं तो बौने बौने होते जाएंगे, ये होगा ना। इसीलिए तो भाई एक चेंजिंग की जाती है, परिवर्तन लाया जाता है, उसमें विभिन्नताएं लाई जाती है। काले वाले को गोरे से क्या कर दिया जाता है, क्रॉस करा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कलर में परिवर्तन आया था ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पुष्प के अंदर दोनों प्रक्रिया हो रही है। अगर बौना है तो बौना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन देखने को, कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे होते होते एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, तो ये रहा स्वपरागण। हमने आज क्या पढ़ लिया, आवाज नहीं बेटा, हमने पढ़ लिया स्वपरागण, आज हमने कंप्लीट कर दिया। हमने बताया कि परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया कि परागण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बता दिया स्वपरागण और समजात पुष्पी परागण और परपरागण। हमने बताया कि संपरागण किसे कहते हैं। संपरागण का मैंने परिभाषा बताया कि जब एक ही पुष्प में से क्या होता है, उसी में से परागकण लेकर उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है, स्वपरागण। हमने बताया कि स्वपरागण के लिए कैसी, जैसे उसके लिए अनुकूलता कैसे चाहिए, मैंने उसके बारे में बता दिया। उसके बाद से बताया कि स्वपरागण से लाभ क्या है और स्वपरागण से हानि क्या है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसे सही से समझे। ठीक है, बाकी अब जो है परपरागण जो है अगले लेक्चर में।